शेयरों में जोश दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रिस्क वेटेज और जो राहत की खबर है ये किस तरह से दी जा रही है आरबीआई की तरफ से, समझते हैं। गौरव जवलेकर हमारे जो सहयोगी हैं पूरी एनालिसिस लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, समझाइएगा ये रिस्क वेटेज घटने का मतलब हम कैसे समझें, और जो जोश हमें दिखाई दे रहा है आखिर ये कितना टिकाऊ है? जी हाँ, अगर हम बात करें आरबीआई के नए एक अनाउंसमेंट का, तो उन्होंने अभी जो रिस्क वेट्स है एमएफआई लोन्स के ऊपर और बैंक जो एनबीएफसीज को लोन देती है उसके ऊपर, उसको घटा दिया है 25 बेसिस पॉइंट से। अगर हम इन नंबर्स की बात करें तो कहीं पे ये जो नंबर्स है वो आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाए थे नवंबर 2023 में, क्योंकि रिस्क जो थी वो बढ़ रही थी। बट अभी के लैंडस्केप को देखते हुए आरबीआई ने जो है वो कटौती की है। इसके अगर हम बात करें तो जो रिस्क वेट्स है एमएफआई लोन्स के लिए, तो वो 100% पे होने वाले हैं, और कुछ गिने चुने केसेस में जो रिस्क वेट्स है वो 75% तक नीचे जा सकते हैं। अभी इसी का इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो जो CET1 रेशियो है उसके ऊपर एक जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। ये जो रेट्स है वो बढ़ाने के बाद हमने देखा था कि बैंक की तरफ से जो एनबीएफसीज को लोन जाता है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। उसका ग्रोथ रेट जो कि 30% से ज़्यादा था वो लगभग 7% पे आ गया था। बट अभी जबकि ये रेट जो है वो फिर से गिरा दिए है, सबसे पहले इम्पैक्ट आएगा बैंक्स के ऊपर जिनका एनबीएफसीज में ज़्यादा एक्सपोजर है। उनका CET1 रेशियो जो है उसमें एक्रीशन देखने को मिल सकता है। इसी के अंदर हमने कुछ बैंक्स निकाले हैं। अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा, तो वहाँ पे लगभग 45 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा एक एक्रीशन जो देखने को मिल सकता है। फेडरल बैंक, इसके अलावा SBI, ICICI बैंक, अगर हम इन कुछ बैंक्स की बात करें तो वहाँ पे भी एक अच्छा एक्रीशन जो है वो देखने को मिल सकता है। CET1 रेशियो जो है इसमें एक्रीशन की वजह से बैंक के पास कैपिटल ज़्यादा आएगा, और इस कैपिटल की वजह से एक ग्रोथ जो है उसके लिए ज़्यादा पुश जो है बैंक कर सकती है। दूसरा इम्पैक्ट जो है वो MFI एक्सपोजर। जैसे हमें पता है कि बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, RBL बैंक जैसे कुछ बैंक्स थे जिनमें पिछले कुछ क्वार्टर्स से प्रेशर देखने को मिला था। इसी के साथ साथ जो रिस्क वेट था वो भी आरबीआई ने बढ़ाया था। इसकी वजह से वहाँ पे भी जो CET1 रेशियो था वो इम्पैक्टेड था। अभी ये जो 25 बेसिस पॉइंट का फॉल है इसकी वजह से इन बैंक्स में भी CET1 रेशियो में एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें बंधन बैंक, लगभग 40% से भी ज़्यादा पोर्टफोलियो जो है वो उनका MFI और अनसिक्योर्ड सेगमेंट में है। और इसी डिसीजन के बाद अभी CLSA का मानना यह है कि ये जो CET1 है उसमें 160 बेसिस पॉइंट का एक्रीशन जो है वो देखने को मिल सकता है। इंडसइंड बैंक की भी बात करें तो वहाँ पे भी लगभग 30 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा एक्रीशन जो है इस डिसीजन की वजह से देखने को मिल सकता है। और इसी के बाद हमने देखा आज के दिन में एक तेज़ी इन सब स्टॉक्स में भी देखने को मिली। आखिर में बात करते हैं एनबीएफसीज की भी, क्योंकि यहाँ पे एनबीएफसीज को जो बैंक लोन देता था वहाँ पे भी जो रिस्क वेट है वो कम किया है, और इसकी वजह से एनबीएफसीज के पास कैपिटल ज़्यादा होगा, और इस कैपिटल की वजह से एनबीएफसीज का ग्रोथ भी ज़्यादा होगा। सेकेंड इम्पैक्ट इसका ऐसे होगा कि बिकॉज उनके पास कैपिटल ज़्यादा है तो जो रेट्स है उसके ऊपर अच्छा निगोशिएशन पावर जो है वो एनबीएफसीज का आएगा। और इन्हीं के अंदर अगर हम कुछ एनबीएफसीज की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हो गया, चोला फाइनेंस हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, ये कुछ ऐसे एनबीएफसीज है जहाँ पे लोन बुक जो है उनका बैंक की तरफ से जो आता है वो ज़्यादा है, और इसकी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ऑल इन ऑल अगर बात करें तो इस लिक्विडिटी पुश की वजह से एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जो है लिक्विडिटी पे वो एक पॉजिटिव वे में देखा जा सकता है। और आज की जो रैली है उसके बाद आगे जाके भी बैंक्स में और एनबीएफसीज में ग्रोथ कैसे होगी वो देखना जरूरी रहेगा, और इसी इंपैक्ट की वजह से आगे जाके स्टॉक प्राइस में भी कैसे इंपैक्ट पॉजिटिवली रहेगा वो देखना भी जरूरी रहेगा। शुक्रिया पूरी समझाइश के लिए। और मैंने बूस्टर डोज दिया है खासतौर से एनबीएफसीज को रिस्क वेटेज में ढिलाई देकर। अब बताइएगा जो जोश दिखाई दे रहा है ये कब तक रह सकता है? देखिए, खबर के लिहाज से तो काफ़ी उम्दा डेवलपमेंट है ये, और इसको लिया भी है सही तरीके से सलामी देकर जो हम स्टॉक्स में मूवमेंट में दिखाई दे रही है। अब इन सब के बावजूद भी किसी भी तरह की रणनीति के लिहाज से क्या कोई रिकमेंडेशन लिस्ट है आपकी? तो कविता, पहले तो मेरे ख्याल से ये परिवर्तन जो भी हुआ है उसको लेकर के थोड़ी थोड़ी नहीं, काफी कुछ राहत नकदी को लेकर के नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को मिलेगी। और हमने देखा था कि कुछ नामों में बैंक और एनबीएफसीज में दूसरी और तीसरी तिमाही में माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट को लेकर के दबाव था। उसके कारण कुछ अनुमान से नीचे आंकड़े आए थे। तो उम्मीद तो यही है, और निरंतर आरबीआई की तरफ से पिछले कुछ समय में नकदी बढ़ाने की बात निरंतर करी है। नाम सुझाव में अगर मैं देना चाहूं तो कई सारे नाम है कविता। डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज, प्राइवेट बैंक्स, स्मॉल एंड ग्रामीण बैंक जैसे हैं जहां पर छोटे और मझौली पेमेंट बैंक्स है। एक दो नाम अगर आप चाहें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग है।
चोलामंडलम और श्रीराम ये सब खरीदारी की सूची में है। और ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए एक दो नाम जो ध्यान में आते हैं, जो जहन में आते हैं, वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और एयू स्मॉल फाइनेंस। ये प्रतिक्रिया मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए सकारात्मक साबित हो सकती है। और राइट, तो ये रणनीति और ये सलाह आपकी तरफ से आती हुई इस पूरे सेक्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ गौरांग आपने समय दिया और अपनी तमाम रिकमेंडेशंस दर्शकों को बताई।